ऑलराइट, तो अब ये जो दो रिएक्शंस हमको पढ़नी है, दीज रिएक्शंस आर अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू प्रोसेस या टू रिएक्शंस बोल सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द हिल रिएक्शन विच इज़ रिटन हियर. एंड हिल रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड. और फिर दूसरा रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में बेसिकली ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि NADP गेट्स रिड्यूस्ड. तो ये आपको याद होना चाहिए रिएक्शन कि फर्स्ट जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, दैट उसमें क्या हो रहा है, वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वाटर इज़ शेडिंग अवे इट्स हाइड्रोजन. और वही हाइड्रोजन सेकेंड फेज़ में जो कि डार्क रिएक्शन होता है उसमें NADP रिड्यूस होता है, यानी उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है टू फॉर्म NADPH. दैट इज़ द डार्क रिएक्शन. ओके, नाउ अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये कैसे होता है. तो पहले तो जान लो कि मैग्नीशियम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, ऑल्दो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स मोर ब्लू लाइट, लेकिन सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में ही हो सकता है. ठीक है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा था, उसको नैनोमीटर्स में अगर लिखें तो 655 नैनोमीटर्स आता है. नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक. सो वेरी, अच्छा एक सेकंड, ये भी देख लो कि वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में आखिर रात में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाता है. क्योंकि रात में जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटल क्लोजर हो जाता है. क्लोज क्यों हो जाता है? क्योंकि रात में जो है, अब रात में वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मतलब स्टोमेटा खोलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए. और लाइट जब नहीं होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे. स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीव्स वो बंद हो जाएगा. ठीक है, और वो बंद हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. नाउ अब हम हिल रिएक्शन पे आते हैं. तो जो फर्स्ट फेज़ होता है दैट इज़ हिल रिएक्शन, जिसमें वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड, मीनिंग हाइड्रोजन इज़ शेडिंग ऑफ. तो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अलग हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, ये याद रखो, नॉट हाइड्रोजन. ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिलीज़ होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. राइट, करेक्ट. तो ऑक्सीजन के रिलीज़ होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड दैट इज़ हिल रिएक्शन. तो और यहाँ CO2 इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लूकोज, वो तो सेकंड स्टेप में होता है. अब देखो क्या होता है कि व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स 1 फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी, इट रिलीजेज 1 इलेक्ट्रॉन. मैं फिर से बता रहा हूँ, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स 1 फोटोन and releases 1 electron. This electron then goes to a modified chlorophyll, या मोटा मोटा रट लो कि this electron then goes to a place within the chlorophyll that is called as pheophytin. PHEOPHYTIN, pheophytin. और pheophytin से फिर वो फर्दर कहीं और जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्विनोन. क्विनोन के पास जाता है. तो अभी तक हमने क्या देखा कि 1 फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी पड़ी 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल पे, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ. वो कहाँ गया? वो क्लोरोफिल में एक अन्य जगह पे गया जिसको हम फियोफाइटिन बोलते हैं. फियोफाइटिन से फिर वो क्विनोन पे गया, और क्विनोन तक जाते जाते दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया. इस तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होके इसी पथ पे चलते हुए एक चेन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली ATP का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है. साथ ही साथ NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है. तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये पहले ही इस चरण में हो रहा है. ठीक, मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन बन गई. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन से क्या हुआ, NADP से NADPH बन गया, और क्या हुआ, ATP बन गया. ठीक है, ATP बन गया. नाउ जब इतना बन जाता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है ओरिजिनली क्लोरोफिल के एक जगह से, वो वापस रिकवर कर लेता है. So that is the Hill reaction. Then starts the dark reaction, which is also called as the Blackman reaction. इसमें ये होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, जबकि हिल रिएक्शन हुआ था क्लोरोफिल में. इसको केल्विन बेंसन बासहम या CBB भी बोलते हैं. एंड दीज आर अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, in the stroma of the chloroplast, and these are the light independent phase of the photosynthesis. Now the key enzyme here is Rubisco, which captures the carbon dioxide from the atmosphere
एंड जो NADPH पहले चरण में बना था उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। और ये सब का इस्तेमाल करके शुगर बनता है, शुगर दैट इज़ ग्लूकोज। अब डिपेंडिंग कि उसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को हम C3 प्लांट बोलेंगे या फिर C4 बोलेंगे या C2 बोलेंगे, जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइनल शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। तो इस फाइनल ग्लूकोज फॉर्मेशन को, फाइनल कार्बोहाइड्रेट को जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, राइट। तो C3 प्लांट्स में जो शुगर फाइनली बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। C4 प्लांट्स में क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जैसे C4 प्लांट्स के कुछ 2 एग्जांपल याद कर लो या तीनों कर लो ना, साइप्रस हो गया, शुगर केन हो गया और मेज़ हो गया। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हम C2 के कुछ एग्जांपल, तो यहाँ C2 वाले प्लांट्स में क्या होता है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। इनका एग्जांपल ओपनटिया याद कर लो और कैक्टस याद कर लो। तो C2 वाले क्या हो गए, ओपनटिया और कैक्टस। C3 वाले में तो फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरेट। और C4 में क्या बन रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, या एग्जांपल के तौर पे साइप्रस, शुगर केन एंड मेज। दीज आर एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में जो शुगर बनने की प्रक्रिया है उसको हैच-स्लैक साइकिल कहते हैं। हैच-स्लैक साइकिल एसोसिएटेड विद C4 प्लांट्स, शुगर केन, मेज, साइप्रस, ठीक है, हैच-स्लैक साइकिल। जबकि C2 में कैक्टस एंड ओपनटिया, C3 में तुम्हारा फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या ये चल रहा है प्रोसेस। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कि वन फोटोन ऑफ एनर्जी व्हेन फॉल्स ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। तो उसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन से जाता है क्विनोन में। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन बन जाती है, जिसकी वजह से 2 आउटकम होते हैं। NADP से NADPH बन जाता है और ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट। इतना हो जाने के बाद द ओरिजिनल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल विच लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन रिकवर्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाउ स्टार्ट्स द सेकेंड विच अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ कॉल्ड, इसके कई नाम है बेसिकली, या तो तुम बोलो डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन, या बोल सकते हैं CBB रिएक्शन, कैल्विन बेंसन और बासहैम रिएक्शन। सो दिस अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। These are a set of biochemical redox reaction and light independent phase होता है ये। इसमें एंजाइम होता है रूबिस्को, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, और जो NADPH पहले चरण में बन गया था वो होता है सबस्ट्रेट। इन तीनों में रिएक्शन होता है तो हमें फाइनली एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर बन जाता है, डिपेंडिंग, जिसे हम कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन दैट फाइनल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज C2, C3 एंड C4 कैटेगरी, ठीक है। C2 में क्या आ जाएगा, कैक्टस एंड ओपनचिया, ठीक है। और C2 में क्या होता है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जहाँ बहुत दुर्गम वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पानी कम है, हवा कम है, वर्षा वगैरह, नाइट्रोजन कम है, तो वहाँ पे क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स में, C2 बोलते हैं, लाइक कैक्टस एंड ओपनचिया। देन C4 होता है हैच-स्लैक साइकिल बोलते हैं, दीज अकर इन शुगर केन, मेज एंड साइप्रस। और C3 प्लांट्स होते हैं तुम्हारे जिसमें फाइनल जो शुगर बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोग्लाइसरेट, राइट। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई, राइट। अब यहाँ से देखना है कि रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फिर मैग्नीशियम वाला भी देख लिया। नाउ ये देख लो कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फोटोसिंथेसिस इज़ कैरिड आउट बाय द मरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. It occurs in the green part of the leaves called grana chloroplast. Some seaweeds are able to make food in the presence of sunlight and some bacteria also make it in the absence of sunlight. ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं जो मनुष्यों में मतलब मेल प्रजाति होती है उसमें बेसिकली ये टेस्टिस में स्पर्म बनता है in males through the process called spermatogenesis. Now this takes place in the seminiferous tubules with the help of Leydig cells. ठीक है, सो लेडिक सेल्स हेल्प इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, अब अगले पेज से देखते हैं. सो
हमारे रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गई थी बिकॉज लाइट चली गई, यूपीएस डिड नॉट प्रोवाइड पावर बैक, तो ये सब जो हम पढ़ रखे हैं ग्रीन ग्रीन ये सब वेस्ट हो गया। एनीवेज आई विल डू दैट अगेन, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा आर दीज आर बेसिकली वो वाले प्लांट्स होते हैं। देखो दो चीज़ याद रखो व्हेन एवर यू हियर ब्रायोफाइटा, एक याद आना चाहिए एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरा आना चाहिए जिसमें कि नॉन वैस्कुलर बंडल होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होता है इसमें मैकेनिज्म, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जांपल दे देते हैं ब्रायोफाइटा के, सच एज एल्गी देख लो आप, या सी वीड वगैरह देख लो, या मॉसेस, ठीक है। तो इनमें जो है दीज आर सिंपल प्लांट्स, इसमें ये टिश्यूज़ नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देन क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इज़ एसेंशियल फॉर ऑस्मोसिस एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। तो रट लो क्या करेंगे, क्लोरीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोसिस एज वेल एज आयोनिक मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस। आई थिंक इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है। देन जिंक की बात करें तो जिंक इज़ यूज्ड इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वेयर एज निकल इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ यूरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक इज़ यूज्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए वेयर एज निकल इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ यूरिया। यूरिया के प्रोसेसिंग में निकल का इस्तेमाल होता है। देन कॉपर इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्लोरोसिस इन द प्लांट्स एंड मैंगनीज डेफिशिएंसी कॉजेस कलरेशन एबनॉर्मेलिटीज़। तो कलरेशन, रंगत ख़राब हो जाती है पौधों में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, मैंगनीज, ठीक है। जबकि कॉपर से क्या होता है, कॉपर एक तरह से दवा है प्लांट्स के लिए, वो क्लोरोसिस नामक बीमारी को रोकता है पौधों में। मॉलिब्डेनम की बात करें तो दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बोरॉन की बात करें तो जितने भी मैच्योरेशन से जुड़े चीज़ें होती हैं प्लांट्स में तो उसमें मदद करते हैं ये बोरॉन, जैसे फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, या सेल डिवीजन हो गया, तो उसमें बोरॉन की मदद होगी। जबकि मॉलिब्डेनम इज़ यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर प्लांट, अभी जितना तक हमने पढ़ा ये सारा बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। जैसे इसका एक ट्रिक मैंने बनाया था, फेमोबो क्यूनी मंजन, ठीक है, दैट इज़ FEMOBO। क्यूनी मतलब कॉपर और निकल, और फिर मंजन मतलब मैंगनीज एंड जिंक, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ और देख लो, आयरन डेफिशिएंसी आल्सो कॉजेस क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। तो देखो हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस हो जाता है, लेकिन दवा क्या है, कॉपर इनटेक बढ़ा दोगे तो क्लोरोसिस रुक जाएगा तुम्हारा पौधों में, ठीक है। कॉपर इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्लोरोसिस वेयर एज आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस एज वेल एज नेक्रोसिस इन प्लांट्स। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिंक वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, निकल इज़ यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ यूरिया, देन क्लोरीन इज़ यूज्ड टू मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल दिए थे एल्गे एज वेल एज मॉसेस, दे लैक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लाइक साइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन, बोरॉन फॉर मैच्योरेशन प्रोसेसेस लाइक फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सेल डिवीजन, ठीक है। हाँ, फिर आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज नेक्रोसिस एंड कॉपर डेफिशिएंसी, या कॉपर घट जाएगा तो फिर क्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किए वैसे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसका है चॉन्स, दैट इज़ CHONS PKCAMG, बट इसमें आपको सिर्फ याद करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज आप जानते हो हर क्रॉप में NPK तो फर्टिलाइज़र पड़ता है, दैट मीन्स यहाँ देखो N आ रहा है, P आ रहा है, K आ रहा है, तो ये हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम रट लो, और जो है बाकी जो अपने मतलब तत्वों में से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, एक और याद कर लो सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र भी इंपॉर्टेंट होता है वैसे, NPK के साथ हम लोग सल्फ़र वगैरह के भी तो देते हैं। तो NPK हो गया, सल्फ़र हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। सो दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। Then photosynthesis using the invisible part of the sunlight is done by certain bacterias. अब उसको आपको नाम देखना पड़ेगा, what are those bacteria called. तो photosynthesis done using the invisible part of the sunlight that can be done by certain bacteria, ठीक है। इसके बाद फिर of the given processes respiration, volcanic activity, decay of organic matter एंड फोटोसिंथेसिस, इन सब में से किसी से भी जो है
इट डज़ नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। चाहे वॉल्केनिक इरप्शन ही क्यों ना हो, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल अगर ऑब्सल्यूट क्वांटिटी देखी जाए तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। डेके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज इट इज़ अ साइकिल, राइट, कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी, डेके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फोटोसिंथेसिस, तो इन सब से ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ता नहीं है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये याद रखना। देन इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, एज सम एल्गी utilize moon's light to conduct photosynthesis. So photosynthesis occurs best in the red light of the visible spectrum of the light, जो कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एंगलमैन इन 1888, ठीक है। तो डिस्कवरी बाय एंगलमैन इन 1888 वो क्या बोलती है कि सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है रेड स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट में, जो कि 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच वेरी करती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो और ये भी कहना गलत है कि फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द डार्क। देर आर सर्टन बैक्टीरियाज जो मून की लाइट एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, ठीक है। देन अब ऐसे बैक्टीरियाज में क्या पाया जाता होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। सो दीज आर द बैक्टीरियाज दैट हैव अ पिगमेंट सिमिलर टू क्लोरोफिल एंड दीज ग्रो इन हाइड्रोजन, बट उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है, उनको हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ मीडियम दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स में बताया था, CHONS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी NPK, ठीक है। तो उसमें से ये है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल वो होते हैं हैविंग अ पिगमेंट सिमिलर टू क्लोरोफिल एंड दीज ग्रो इन द मीडियम कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसके बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, मैं फिर से बता देता हूँ। ऑलराइट, तो हम ये देख चुके थे कि द टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड इन द विद द हेल्प ऑफ लेडिग सेल्स, ठीक है। एंड ये द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। एंड जो फिजिकल ऑर्गन होता है जिस जहाँ होता है ये सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड एज टेस्टिस। नाउ अब हम गैमीट्स की बात करें, सो दीज कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ नॉर्मल सेल्स and are formed through the process called meiosis. In human, fertilization occurs inside the body of a female in the oviduct or fallopian tube. यहाँ पे तुम्हारा fertilization होता है human body में, female में. Then internal fertilization gives rise to diploid zygote, ठीक है। ये बनता है बेसिकली सबसे प्रथम अगर कुछ बनता है ऑर्गेनिज्म लिविंग ह्यूमन में तो दैट इज़ डाइप्लॉइड ज़ाइगोट। एंड डाइप्लॉइड ज़ाइगोट, अब ये वीवी पैरस क्यों लिखे हैं? हाँ, हम लोग वीवी पैरस हैं बेसिकली, क्योंकि बॉडी के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। ओवी पैरस में एग के फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाता है जैसे मुर्गियाँ। एनीवे, सो वी आर वीवी पैरस। देन द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म सेल इज़ 48 to 72 आवर्स, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जोना पेल्यूसिडा फ्रॉम द एग फॉर्म्स अ थिक लेयर अराउंड द ज़ाइगोट टू प्रिवेंट मोर देन वन स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। तो ये आपका बैरियर की तरह काम करता है, जोना पेल्यूसिडा, एंड प्रिवेंट्स द ज़ाइगोट टू गेट प्रिवेंट्स वन और मोर देन वन स्पर्म टू फर्टिलाइज मोर एग्स, ठीक है। तो थिक लेयर अराउंड द ज़ाइगोट बन जाती है जिसकी वजह से द स्पर्म्स कैन नॉट नो मोर एंटर द एग। देन ज़ाइगोट देन टर्न्स इनटू मोरूला, तो डाइप्लॉइड ज़ाइगोट से फिर क्या बनता है, मोरूला, और फिर फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। द ब्लास्टोसिस्ट देन डेवलप्स एन आउटर लेयर कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई। द ब्लास्टोसिस्ट देन डेवलप्स एन आउटर लेयर कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई, ठीक है। नाउ दिस इज ब्लास्टोसिस्ट होता है जहाँ से आप स्टेम सेल्स निकालते हो, ठीक है। एनीवेज, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बनते हैं, कोरियोनिक विल्लाई बन जाता है। कोरियोनिक विलाई का काम क्या होता है, दो काम होते हैं। अब कोरियोनिक विलाई में जो कोरियन वाला पार्ट है दैट इज़ फॉर द गैशियस एक्सचेंज मैकेनिज्म, और जो एक और होता है एलेंटॉइस, दैट इज़ फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट या फिर फीटस, ठीक है। देन हार्ट यूजली डेवलप्ड इन द 5th वीक, एंड ठीक है, ये हो गया। देन अब ये देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सो कहाँ से करें न्यूरॉन हो गया ये, और
यहाँ से करते हैं ब्रेन। सो देखो ब्रेन क्या है कि 2% होता है बॉडी वेट का, मतलब अगर कोई 100 किलो का है तो उसका 2 किलो का ब्रेन होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी में तो फिर लगभग 1.5 किलो से थोड़ा कम ही होता है 100 ग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम लगभग। तो ऑब्सोल्यूट क्वांटिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो 1.5 किलो से थोड़ा कम ही होता है ब्रेन का वेट। एंड फोर ब्रेन की बात करें तो ये सेरेब्रम होता है और ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट और फोर ब्रेन का ही टेक्निकल दूसरा नाम है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज़ द फोर ब्रेन एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग, ठीक है। तो मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू फोर ब्रेन और cerebrum. Then thalamus identifies and interprets information from all the sensory organs through stimulation. ठीक है। तो थैलेमस क्या है कि it identifies and interprets information from stimulation. तो stimulation को कौन प्रोसेस करता है? थैलेमस, ठीक। तो एक ही ऑर्गन, मतलब एक ही लाइन में याद कर लो कि थैलेमस इज़ रिलेटेड टू सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन, उसको प्रोसेस कौन करता है? थैलेमस। वेयर एज मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग वो कौन करता है? सेरेब्रम, विच इज़ द लार्जेस्ट और पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और फिर होता है हाइपोथैलेमस। दिस इज़ रिलेटेड टू लव, हैप्पीनेस, थर्स्ट, सेशियाइटी, होम्योस्टेसिस ये भी आपका हाइपोथैलेमस गवर्न करता है, ठीक है। ठीक है। एंगर हो गया, हेट्रेड, कंट्रोलर ऑफ द प्यूटिटरी ग्लैंड फॉर हार्मोन्स, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सब कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। तो सारा का सारा मास्टर कौन हो गया यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। फिर मिड ब्रेन होता है, ये आपका विजन और हियरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर होता है। अभी मैंने बताया था कि थैलेमस जो है दैट इज़ सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलेशन पा के जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है थैलेमस। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसन करना है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स थ्रू विजन एंड हियरिंग, सो देन दैट इज़ डन थ्रू मिड ब्रेन। इसका मतलब कि जो लोग म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं उनका मिड ब्रेन ज़्यादा बढ़िया होता होगा। मिड ब्रेन नहीं, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ गुड म्यूजिशियन, तो फिर मिड ब्रेन मेरा एक्टिव होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, मिड ब्रेन। तो विजन और हियरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन, ट्रांसमिशन के लिए मिड ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है। देन हिंड ब्रेन, ये इसको सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम। तो जब आगे वाले को सेरेब्रम बोल रहे हैं और पीछे वाले को, हाइंड ब्रेन को, सेरेब्रम बोल रहे हैं। अब ये बैलेंस और सिंक करता है बस, ठीक है, वो भी उसमें वॉलंटरी मूवमेंट्स में, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन, मोशन, वो सब करता है। देन मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को गवर्न करता है एंड दिस इज़ द जंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, जंक्शन पॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस गवर्न करता है। तो इनवॉलंटरी तो बेसिकली कह सकते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो it would not be wrong to say that reflex actions are managed by the spinal cord, ठीक है। Then central nervous system and peripheral nervous system, ये दो देखना है, राइट। तो अब जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही दो होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से देख लो ना, जैसे द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोमैटिक हो गया, फिर ऑटोनॉमिक हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया एंटेरिक, ठीक, एंटेरिक। अब ये एंटेरिक क्या है? ये तो बिल्कुल ही अलग ही दिशा में चलेगा, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन बट क्वाइट इनफॉर्मली बोला जाता है, and governs the function of the gastrointestinal tract, capable of acting independently of sympathetic and parasympathetic nervous system। मतलब काफ़ी ये इंडिपेंडेंट अपने आप होता है
enteric, which is also called a second brain and governs the function of gastrointestinal tract. मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ये आपका दिमाग वहाँ पे होता है पेट में, हम बस बोल रहे हैं दिमाग का ही एक हिस्सा है which is called as enteric, which governs the gastrointestinal tract and its functions quite independently from the other portions of the brain. ठीक है, तो यही कहना चाह रहे थे. अब इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और अन्य दो होते हैं वो है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. तो सोमैटिक में क्या होता है, दीज आर द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम फंक्शंस लाइक वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मसल्स वाया द स्केलेटल मसल्स. तो ये मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं. ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली is the one that is under our control. Then autonomic, as the word itself suggests, auto लिखा हुआ है, इसका मतलब कि controls internal organs without any conscious effort by the organism. तो ये हो गया autonomic. The autonomic nervous system comprises of the sympathetic, connects internal organs to the brain through the spinal nerves. When stimulated, these nerves prepare the organisms for stress by increasing the heartbeat, blood flow to the muscles and reducing it towards the skin. The sympathetic nervous system is activated in case of emergencies to mobilize energy. On the other hand, parasympathetic includes the cranial nerves such as vagus. Vagus is a name of the cranial nerve. Then lumbar spinal. These nerves increase the digestive secretions and reduce the heartbeat. Thus, parasympathetic nervous system is activated when organism is in relaxed state. ठीक है, द केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर एसिटाइलकोलाइन एंड न्यूरोफाइनेप्राइन. तो दोनों मुझे पता है कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को असिस्ट करते हैं. ठीक है, या एक तरह से कंप्लीट करते हैं. आई एम गोइंग टू टेल दिस वंस अगेन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेयरएज ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 थिंग्स. सबसे पहले एंटेरिक मैंने बता दिया, वो तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को करता है और बेसिकली इट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट. देन फिर मैंने ये ऑटोनॉमिक देखा था और एक मैंने देखा था सोमैटिक. सो सोमैटिक वाज वॉलंटरी. ठीक है, वॉलंटरी, वेयरएज ऑटोनॉमिक उसके अंदर मैंने 2 देखा, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. तो ऑटोनॉमिक बेसिकली क्या होता है, अपने आप होता है ऑटोनॉमिक विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक भी होता है और सिम्पैथेटिक भी होता है. अब सिम्पैथेटिक में क्या होता है कि सिम्पैथेटिक में बेसिकली जब एक्साइटेड स्टेट में होता है ऑर्गेनिज्म, द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक सिचुएशन टू मोबिलाइज एनर्जी. हाउ इट इज़ डन. तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम prepare the organisms for stress by increasing the heartbeat and increasing the blood flow to the muscles and reducing it towards the skin. On the other hand, parasympathetic की बात करें तो ये relaxed state में करने के लिए होता है and these are the cranial nerves basically. जबकि ये कौन से होते हैं nerves, ये nerves होते हैं क्या बोलते हैं, spinal nerves. ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं इसको. अब यहाँ पे आप लिख लो एक लाइन में कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मतलब एक्साइटमेंट, एनर्जी मोबिलाइजेशन. इसका मतलब कि उसमें स्पाइनल नर्व्स का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स. वेयरएज जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे थे, मीनिंग पैरासिम्पैथेटिक जहाँ पे रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, तो दैट उस केस में कौन सी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स का इस्तेमाल होता है. जैसे कि वगुस और वगुस के साथ लंबर स्पाइन. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. These are some extra points you can pay importance on. ठीक है, तो अब पूरा एक बार फिर से बता देते हैं. देखो, हमने बताया कि ब्रेन इज़ 2%, मतलब 2% ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो ऑब्सोल्यूट वेट में याद करोगे 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, 1400 ग्राम के आसपास.
फिर फोर ब्रेन जो सेरेब्रम यानी लार्जेस्ट होता है ये, और ये आपका थिंकिंग, इंटेलिजेंस और मेमोरी में काम आता है। थैलेमस की बात करें तो ये आपका इनवॉलंटरी जो है, सॉरी, थैलेमस बेसिकली इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये बेसिकली सारा ही काम कर देता है, इमोशंस वगैरह, सारे इमोशंस इसमें आ जाएंगे। भूख, खांसी, मतलब भूख हो गया, प्यास हो गया, सारे इमोशंस हो गए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स वगैरह भी सब हाइपोथैलेमस में आएगा। और मिड ब्रेन वाला वो विजन और हियरिंग के लिए होता है, और सेरेबलम यानी कि हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन जो होता है, दैट इज़ फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबलम होता है, एल वाला, ठीक है। तो वो हाइंड ब्रेन में होता है पीछे। फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, दिस इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वी कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारे के सारे इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स एक्शंस को गवर्न करता है। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर मैनेज्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। फिर नर्वस सिस्टम को तोड़ें तो दो भाग में तोड़ सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। फिर पेरिफेरल की बात करें तो उसमें तुम्हारे पेरिफेरल में तुम्हारा एक होता है कि एंटेरिक, वो तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली काम करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के फंक्शंस को पूरा करने के लिए। फिर मैंने बताया था कि एक होता है ऑटोनॉमिक, जिस पे हमारा बस नहीं होता है, और फिर एक होता है सोमैटिक, जिस पे हमारा बस होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटोनॉमिक, बिकॉज उसमें फिर सिंपैथेटिक भी होते हैं और फिर पैरासिम्पैथेटिक भी होता है। सो सिंपैथेटिक बेसिकली एनर्जी मोबिलाइजेशन, एक्साइटमेंट स्टेट के लिए किया जाता है। ब्लड फ्लो टूवर्ड्स क्या ये प्रिपेयर्स द ऑर्गेनिज्म फॉर स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट एंड ब्लड फ्लो टू द मसल्स की तरफ बढ़ा देता है। तो ये कौन करता है? ये बेसिकली स्पाइनल नर्व्स करता है सिंपैथेटिक वाला काम। सिंपैथेटिक मतलब एक्साइटमेंट वाला काम, ठीक है। वेरस पैरासिम्पैथेटिक वो रिलैक्स्ड स्टेट में जाने के लिए जो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सच एज क्रेनियल नर्व्स, फॉर एग्जांपल ये क्या है यार, वगुस एज वेल एज लंबर स्पाइन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो कि इंस्ट्रूमेंटल होती हैं तुम्हारा रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। एक एज अ साइड इफेक्ट यू कैन रिमेंबर दैट दीज नर्व्स इंक्रीज द डाइजेस्टिव सेक्रेशंस एंड रिड्यूस द हार्ट बीट। तो खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, रिलैक्स हो जाते हो ना, तो दैट इज़ ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन। क्रेनियल नर्व्स actually induce the secretion of digestive juices and reduction of heartbeat हो जाता है। Thus parasympathetic nervous system is activated when organism is in relaxed state. Now अब इन दोनों को ही अंजाम देने के लिए जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, these are acetylcholine and norepinephrine, ठीक है। तो इतना ही बता रहे थे, पूरा नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये सब बेकार है, इसको देख लेना, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। अब इसके ऊपर फिर एवरी न्यूरॉन इज़ मेड ऑफ अ सेल बॉडी कॉल्ड। अब न्यूरॉन में क्या होता है? सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉम्स, तीन हिस्से होते हैं। सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉम्स आर नर्व फाइबर्स। सो एक्सॉम्स आर नर्व फाइबर्स। अ न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल दैट कम्युनिकेट्स विद अदर न्यूरॉन्स थ्रू सिनैप्सेस, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन की तरफ जाते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल अफेक्टर ऑर्गन्स। एंड इंटर न्यूरॉन्स होते हैं कनेक्ट न्यूरॉन्स विद अदर न्यूरॉन्स विद इन स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। तो ये हो गया। बस आपको बेसिकली न्यूरॉन का जो एक बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है वो देख लेना, सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉम, ठीक है। सोमा, डेंड्राइट एंड एक्सॉम, दीज आर पार्ट्स ऑफ अ नर्व सेल, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरे ग्लैंड्स का देखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में हम कहाँ से करें? अगले वीडियो में हम, हाँ ठीक है, ये टेबल के स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये 3 ग्लैंड निपटा देंगे। फिर थाइमस, पाइनियल, पिट्यूटरी और पैंक्रियाज। फिर ये क्या है? TSH है, ये भी कर लेंगे। बेसिकली पूरा टेबल कर लेंगे और ये कर लेंगे अगले वीडियो में।